शिक्षक संघ के माननीय कुलाधिपति एवं शोभा यात्रा में शामिल हुए सभागार में पधार रहे हैं। सभागार में उपस्थित समस्त अतिथियों से निवेदन है कि वे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं तथा शोभा यात्रा के स्थान ग्रहण करने के बाद ही अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। माननीय कुलाधिपति सभागार में हैं, हम सभी आपका स्वागत अपने स्थान पर खड़े होकर करें। के सम्मान पर अपने अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करें। कुलाधिपति जी से सादर निवेदन है। विद्यार्थी कुलदीप का गायन Thank you.
की अनुमति चाहती हूँ। रेखा चित्र करने की कृपा करें। मैं श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, समारोह के सम्मानीय मुख्य अतिथि, महान पर्यावरणविद मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित भारत के जल पुरुष के नाम से विख्यात डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, हमारी विशिष्ट अतिथि अभी आ गई है जी। विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित प्रदेश की राज्य मंत्री उच्च शिक्षा माननीय श्रीमती रजनी तिवारी जी, कार्य परिषद विद्या परिषद के सम्मानित सदस्यगण, समारोह में उपस्थित सभी सम्मानित जन प्रतिनिधिगण, राजभवन से हमारे बीच पधारे सम्मानित अतिथिगण, समस्त शिक्षक परिवार, उपाधि प्राप्तकर्ता एवं स्वर्ण पदक विजेता मेधावियों, जौनपुर के विभिन्न स्कूलों से आए प्रिय नन्हे मुन्ने बच्चों, विद्यार्थी तथा अभिभावक एवं उपस्थित देवियों और सज्जनों, इस शुभ अवसर पे मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। स्वाध्याय एवं प्रवचन में प्रमाद ना करो, देव और पितरों के कार्य में प्रमाद ना करो, माता को देवता समझो, पिता को देवता समझो, आचार्य को देवता समझो, अतिथि को देवता समझो, जो निर्दोष कर्म हो उन्हें करो, दूसरे कर्मों को नहीं। तुम्हारे जो शुद्ध आचरण है तुम्हें उन्हीं पर उपासना करनी चाहिए, दूसरे कर्मों पर नहीं। जो हमारे श्रेष्ठ विद्वान हो उन्हें आसन देकर आश्वस्त करना चाहिए, श्रद्धा से देना चाहिए, अश्रद्धा से नहीं देना चाहिए, ऐश्वर्य के अनुसार देना चाहिए, मैत्री भाव से देना चाहिए। यदि तुम्हें कर्म या आचरण के विषय में संदेह हो तो समाज में जो विचारवान, कर्मठ, संवेदनशील, धर्मनिष्ठ तथा विद्वान हो वे उस विषय में जो व्यवस्था करें वैसा ही तुम भी करो। इसी प्रकार जिन पर मिथ्या आरोप लगाए गए हो उनके विषय में भी समाज में जो विचारवान, कर्मठ, संवेदनशील, धर्मनिष्ठ तथा अधिकारी विद्वान हो वे जैसा उनके साथ व्यवहार करें वैसा ही तुम भी करो। यह आदेश है, यह उपदेश है, यह वेद का रहस्य है, यह अनुशासन है। इस प्रकार उपासना करनी चाहिए, ऐसे ही उपासना करनी चाहिए। आपका मार्ग मंगलमय हो, सभी उपाधि प्राप्त करता अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। मैं माननीय कुलपति जी से पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति के निहित अधिकार से मैं आपको विज्ञान संकाय में पीएचडी की उपाधि के लिए स्वीकार करती हूँ और आदेश देती हूँ कि आप आजीवन अपने को इस उपाधि के योग्य प्रमाणित करते रहे। कृषि संकाय के पीएचडी धारक जो परीक्षाओं उपरांत कृषि संकाय में पीएचडी उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं, आपसे निवेदन है इन्हें इस उपाधि के लिए स्वीकार करें। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति के निहित अधिकार से मैं आपको कृषि संकाय में पीएचडी की उपाधि के लिए स्वीकार करती हूँ और आदेश देती हूँ कि आप आजीवन अपने को इस उपाधि के योग्य प्रमाणित करते रहे। वाणिज्य संकाय के पीएचडी उपाधि के अभ्यर्थी प्रस्तुत किए जाएं। वाणिज्य संकाय के पीएचडी उपाधि के अभ्यर्थी अग्रसर हों। श्रीमन, मैं आपके समक्ष 9 अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करता हूं, जो परीक्षोपरांत वाणिज्य संकाय में
पीएचडी उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं। आपसे निवेदन है कि इन्हें इस उपाधि के लिए स्वीकार करें। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति के निहित अधिकार से मैं आपको वाणिज्य संकाय में पीएचडी की उपाधि के लिए स्वीकार करती हूँ और आदेश देती हूँ कि आप आजीवन अपने को इस उपाधि के योग्य प्रमाणित करते रहे। शिक्षा संकाय के पीएचडी उपाधि के अभ्यर्थी प्रस्तुत किए जाए। शिक्षा संकाय के पीएचडी उपाधि के अभ्यर्थी अग्रसर हो। श्रीमान, मैं आपके समक्ष 34 अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करता हूं जो परीक्षोपरांत शिक्षा संकाय में पीएचडी उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं। आपसे निवेदन है कि इन्हें इस उपाधि के लिए स्वीकार करें। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति के निहित अधिकार से मैं आपको शिक्षा संकाय में पीएचडी की उपाधि के लिए स्वीकार करती हूँ और आदेश देती हूँ कि आप आजीवन अपने को इस उपाधि के योग्य प्रमाणित करते रहे। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी संकाय के पीएचडी उपाधि के अभ्यर्थी प्रस्तुत किए जाए। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी संकाय के पीएचडी उपाधि के अभ्यर्थी अग्रसर हों। श्रीमन, मैं आपके समक्ष एक अभ्यर्थी को प्रस्तुत करता हूँ। अध्ययन संकाय में पीएचडी उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं। आपसे निवेदन है कि इन्हें इस उपाधि के लिए स्वीकार करें। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति के निहित अधिकार से मैं आपको प्रबंध अध्ययन संकाय में पीएचडी की उपाधि के लिए स्वीकार करती हूँ और आदेश देती हूँ कि आप आजीवन अपने को इस उपाधि के योग्य प्रमाणित करते रहे। अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी संकाय के पीएचडी उपाधि के अभ्यर्थी प्रस्तुत किए जाए। अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान मेरी प्रार्थना है कि इन्हें उक्त उपाधि उनकी अल्पकृति में प्रदान की जाए। मैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति के निहित अधिकार से अनुपस्थित विद्यार्थियों को उपाधि के योग्य स्वीकार करती हूँ और आदेश देती हूँ कि ये सभी अपने आप को इस उपाधि के योग्य। माननीय कुलाधिपति जी से सादर अनुरोध है कि सत्र 2022-23 के स्नातक एवं स्नातकोत्तर के समस्त विद्यार्थी जिनकी संख्या 1,62,687 है कि उपाधि को डिजिलॉकर में अपलोड करने की शुभारंभ करने की कृपा करें। माननीय कुलाधिपति जी से सर निवेदन करता हूँ तुरंत रहें कल जैसे कि बताया गया। बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रतिज्ञा यादव। इंजीनियरिंग निशु वर्मा। बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग जाटिया गफ्फार। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग आकाश मिश्रा दुबई। दीपा कुमारी कृतलता राव। बीए रीना यादव। बीएससी रिमी गुप्ता। बीएससी एजी शिवांगी सिंह। बीबीएड कुमारी सोमा कुशवाहा। बीएड रोमिया यादव। एलएलबी योगेश कुमार गुप्ता। बीएलएलबी कोमल वर्मा। बीकॉम ऑनर्स
स्नातकोत्तर कक्षा में सर्वोच्च MCA शिवम यादव। MSc Environmental Science साक्षी मौर्य। MSc Environmental Science शिवराज श्रीवास्तव। MSc Biotechnology Surya Dharma History ईश्वरी साहू। MSc Chemistry दीप सिखा उपाध्याय। MSc Earth and Planetary Science सोनल शुक्ला। MSc Physics आंचल गोल्ड मेडल भी सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी राम नरेश को दिया जा रहा है। MA फिजिकल एजुकेशन निमिष सिंह। एंशिएंट हिस्ट्री आर्कियोलॉजी एंड कल्चर कुमारी प्रियंका यादव। होम साइंस खुशबू। संस्कृत सोशियोलॉजी अनुज पटेल। उर्दू फैजान अहमद। साइकोलॉजी आदित्य त्रिपाठी। यमेट प्रगति मिश्रा। M.Com पुष्पांजलि तिवारी। बॉटनी प्रगति सिंह। केमिस्ट्री शशांक यादव। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री अमूल्य। मैथमेटिक्स शुभांगिनी गिरी। फिजिक्स कुमारी सौम्या मिश्रा। जूलॉजी अनुष्का यादव। LLM अर्पिता तिवारी। बीलिप दुबे सुष्मिता शिवशंकर। MSc AG एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स विजय लक्ष्मी मिश्रा। MSc AG एग्रोनॉमी वर्षा सिंह। MSc AG एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री सुमित सिंह। MSc AG प्लांट पैथोलॉजी नेहा गुप्ता। MSc हार्टिकल्चर स्वाति शुक्ला।
MSc AG जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग विक्रांत प्रताप सिंह, MSc AG एंटोमोलॉजी ममता यादव, MSc AG एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पूजा कुमारी, और अंत में MSc AG AHND कौतुक कुमार उपाध्याय। माननीय कुलाधिपति जी की अनुमति से स्वर्ण पदक प्राप्त अभ्यर्थियों को ग्रुप फोटोग्राफी के लिए पंक्तिबद्ध किया जाए। स्वर्ण पदक प्राप्त अभ्यर्थियों को ग्रुप फोटोग्राफी के लिए पंक्तिबद्ध किया जाए। कंबोजित विद्यालय शेखपुर अशरफपुर विकासखंड कुटहन जनपद जौनपुर के विद्यार्थियों को मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। कृपया वो आए। सोनाली चौरसिया कक्षा 8, शिवांगी मौर्य कक्षा 8, दिया गौतम कक्षा 7, माही सिंह कक्षा 7, सुप्रिया पाल कक्षा 7, शिखर मौर्य कक्षा 8, जीनियर राव कक्षा 8, हिमांशु शर्मा कक्षा 8, आदर्श मौर्य कक्षा 7, निकेश गौतम कक्षा 7। इसी क्रम में पूर्व माध्यमिक विद्यालय जफरपुर करंजा कला के विद्यार्थी हैं। विद्या कक्षा 8, रवीना कक्षा 8, शालू कक्षा 7। 10 आंगनबाड़ी केंद्रों को और जिला प्रशासन जौनपुर द्वारा 20 किट आंगनबाड़ी केंद्रों को आज दिया जाना है, लेकिन प्रतीकात्मक तौर पर मंच पे 5 आंगनबाड़ी केंद्रों को बुलाया जा रहा है और सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए किट जो है वो अभी उपलब्ध कराया जाएगा। मैं मंच पर करंजा कला ब्लॉक उत्तर पट्टी से श्रीमती रेखा पाठक, करंजा कला जफरपुर से सुश्री चंद कला, बक्सा चुरावनपुर से श्रीमती सिंधु उपाध्याय, सिकरारा नेवढ़िया से श्रीमती शशिकला और कुटहन सवरैया से श्रीमती दुर्गावती को आमंत्रित करता हूं। यही 5 लोग मंच पर आएंगे, माननीय कुलाधिपति जी से अपना किट प्राप्त करेंगे और सभी लोगों को, जिन लोगों को जिला प्रशासन दे रहा है कुल 20 और विश्वविद्यालय द्वारा जो दिया जा रहा है 10, उन सभी को भी बाहर आपको किट उपलब्ध कराए जाएंगे। मंच पर 5 लोगों के साथ ग्रुप फोटोग्राफी होगी। माननीय कुलाधिपति जी की प्रेरणा से आंगनबाड़ी केंद्रों को सुविधा संपन्न बनाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज 30 आंगनबाड़ी केंद्रों को
सुविधा संपन्न किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा 20 और विश्वविद्यालय द्वारा 10 आंगनबाड़ी केंद्रों को इस हेतु सुविधा संपन्न कराया जा रहा है। माननीय कुलाधिपति जी द्वारा मंच पर 5 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए किट दी जा रही है और सभी को कार्यक्रम उपरांत यहीं से किट प्रदान किए जाएंगे। कृपया फोटोग्राफी के लिए यथास्थान सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पहुंचने का कष्ट करें। मंच पर केवल 5 रहेंगे जिन लोगों को मंच पर किट प्रदान किया गया है। आगे ले जाइए। मैं माननीय कुलाधिपति जी से निवेदन करता हूं कि विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए गांवों में आयोजित खेलों में प्रथम स्थान पाने वाले बच्चों को पुरस्कार। कुमारी अमृता यादव, कंपोजिट विद्यालय देवकली, ये कक्षा 8 का बच्चा है। अमित सोनकर, कक्षा 4, प्राथमिक विद्यालय बल्ली का पूरा देवकली करंजा कला। इन बच्चों को माननीय कुलाधिपति जी पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित करेंगे। ये गोद लिए गांव में जो आयोजित किए गए थे खेल माननीय कुलाधिपति जी के निर्देश के क्रम में, उसमें विजयी बच्चे हैं। इसी क्रम में प्रेरणा के बच्चे, प्रेरणा के शिक्षक जो निःशुल्क पढ़ाते हैं विद्यार्थियों को, जो गरीब विद्यार्थी हैं, तो प्रेरणा कोचिंग के बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं और उनसे मैं कहूँगा कि वो अपना पंक्तिबद्ध हो जाए। इसके बाद तुरंत आपकी फोटोग्राफी होनी है। प्रेरणा कोचिंग के जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षक हैं वहाँ पे, लेकिन विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं इंजीनियरिंग संकाय के, मैं उनसे कहूँगा कि वो पंक्तिबद्ध हो लें और ग्रुप फोटोग्राफी के लिए तैयार हो जाए। माननीय कुलाधिपति जी की अनुमति से प्रेरणा कोचिंग के अध्यापक फोटोग्राफी हेतु प्रस्तुत हैं। जल संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कुलपति एवं पीपल्स वर्क कमीशन ऑन ड्राउट एंड फ्लड स्वीडन के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसका मैं दीक्षांत समारोह की विशिष्ट अतिथि माननीय राज्य मंत्री उच्च शिक्षा श्रीमती रजनी तिवारी जी से सादर अनुरोध करता हूं कि वे अपना उद्बोधन देने की कृपा करें। कि दीक्षांत समारोह के अवसर पे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही महामहिम राज्यपाल कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मुख्य अतिथि के तौर पे डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, यहाँ की कुलपति प्रोफेसर वंदना सिंह जी,
सम्मानित जन प्रतिनिधिगण, शिक्षकगण, अधिकारीगण, कर्मचारी, छात्र एवं छात्राएं, यहाँ पे राज्यसभा सांसद जी भी हैं, विधायक जी भी हैं, सम्मानित पत्रकार जन, देवियों एवं सज्जनों, हमें पता है कि आज यहाँ पे बैठे हुए छात्र छात्राएं बहुत ही प्रसन्न हैं, क्योंकि ये आयोजन आप सबके लिए ही किया गया है। सबसे पहले तो मैं उपाधि और मेडल प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। उसके बाद आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं करती हूँ। भाइयों बहनों, दीक्षांत समारोह हमेशा ही एक ऐसा अवसर होता है जिसमें हम शुरू के वर्षों में की गई कड़ी मेहनत के लक्ष्यों की प्राप्ति व सफलता की प्राप्ति से जुड़ते हुए देखते हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जो शायद अस्थायी कदमों के साथ शुरू होती है, हमें ऊंचाइयों तक ले जाती है। मैं सभी छात्र छात्राओं से कहना चाहूँगी कि जीवन में कुछ पाने के लिए हमेशा मन में सीखने की इच्छा रखनी होगी। ज्ञान का कोई अंत नहीं होता। आप अच्छे मनुष्य बने। अच्छा मनुष्य हर समाज के हर क्षेत्र में अच्छा ही होता है, ये आपको मानना होगा, ये संकल्प लेना होगा कि हमको एक अच्छा इंसान बनना है। आप अलग हैं और अपने आप में पूर्ण हैं। आप कितने अनमोल हैं यह मतलब नहीं रखता। आप इस पल को एक संरक्षित वातावरण से एक ऐसे वातावरण में ले जाने के रूप में देखें जहां आपको सीखना और सुनना है, क्योंकि आपको पूरी दुनिया सीखने और सुनने वाली है। आपकी सफलता आपकी विनम्रता होगी। आज जब आप यहाँ से डिग्री लेकर के जाएंगे, उपाधि लेकर के जाएंगे, तो घर परिवार के साथ में समाज के प्रति भी आपकी जिम्मेदारी होगी। आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन अच्छे ढंग से करें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एक पॉजिटिव सोच के साथ में आपको आगे बढ़ना होगा। आपकी प्रगति उस संस्था की प्रगति में भी छुपी है। इसलिए जिस भी संगठन से जुड़कर आप काम करते हैं, उस संगठन को अपना संगठन मानकर चले, उस संगठन के नुकसान को अपना नुकसान मानकर चले। अगर इस सोच के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप ऐसे संगठन को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। किसी भी संस्थान के लिए उसके छात्र ही उसके ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, क्योंकि ये छात्र जब सफल होकर बड़ी बड़ी कंपनी या बड़े प्रशासनिक पदों पर या किसी भी क्षेत्र में अपनी सेवा देते हैं तो कहीं ना कहीं उस संस्थान को भी उनकी सफलता के साथ याद किया जाता है। बहनों, आप जब यहाँ पे डिग्री ले रहे हैं, उपाधि ले रहे हैं, तो आप यहाँ से एक गर्व की अनुभूति के साथ यहाँ पे जाएंगे यहाँ से, और एक जिम्मेदारी के साथ भी आप यहाँ से जाएंगे। आपको देखना होगा कि हमारे आसपास में हमारे वातावरण में कैसा हो रहा है, पास का वातावरण कैसा है। जहाँ से भी आपको जो कुछ भी सीखने का अवसर मिले आप जरूर सीखिएगा। मुझे याद है कि मुझे सुअवसर मिला गवर्नर मैडम के साथ में रहने का। मेरा ये सौभाग्य है। मैंने देखा कि गवर्नर मैडम ने जिस तरह से विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए सोचा, वहाँ की शिक्षा को बेहतर करने के लिए सोचा, उसके साथ साथ उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों को भी अच्छा करने का संकल्प लिया। जब वहाँ के बच्चे अच्छा पढ़ेंगे, उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, उनकी शिक्षा अच्छी होगी, क्योंकि आंगनवाड़ी नींव है, तभी हम उच्च शिक्षा तक अच्छा कर सकते हैं। हमने ये गवर्नर मैडम से सीखा है। मैं ये भी कहना बिल्कुल नहीं भूल सकती हूँ कि गवर्नर मैडम हम सबकी प्रेरणा है। आज जब आपके ऊपर जिम्मेदारियां आने वाली हैं, आप यहाँ से डिग्री ले रहे हो, तो आपको ये भी सोचना होगा कि केंद्र और प्रदेश में जो योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को हम समाज के हर व्यक्ति के पास तक पहुंचा पाए। ये भी आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की अनगिनत योजनाएं चल रही हैं। कैसे उन व्यक्तियों का आप जीवन सफल कर सकें, कैसे उनको सुखमय जीवन दे सकें, ये भी आपको संकल्प लेना होगा। आपको सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में सहभागी बनना होगा, क्योंकि सेवा और प्रेम
मनुष्य को पूर्ण बनाता है, ये भी आपको यहाँ से संकल्प लेकर के जाना होगा। हमें याद है कि हम सब जब आज़ादी का अमृत वर्ष मना रहे थे तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आज हम आज़ादी का अमृत पर्व मना रहे हैं और जब हम आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करेंगे, स्वर्णिम वर्ष मनाएंगे, तो उस समय हमारा देश कैसा होगा, उसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे युवाओं की होगी, ऐसा विश्वास हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आपसे किया है। भाइयों एवं बहनों, आप अपनी क्षमताओं के बल पे, आप अपनी कौशल के बल पे देश को सशक्त बनाएंगे, ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री जी आप पे भरोसा करते हैं। आप में क्षमता है उसकी, और मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि आपकी क्षमता देश को आगे बढ़ाने में काम आए। हमारे पास बहुत सारी उपलब्धियां हैं, चाहे हम चंद्रयान 3 की बात करें या आदित्य L1 की बात करें, या हमारी सेनाएं, हमारी देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। बहुत सारी उपलब्धियां हमारे पास में हैं, उसको हम आगे कैसे बढ़ाएं? हम देश के लिए क्या योगदान दे सकते हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी सोचते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बने, उसके लिए आप क्या कर सकते हो? अब आपको इस ओर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि अब आप उपाधि लेकर के समाज आपकी तरफ देखने लगा है, और हम सबको विश्वास है आप यहाँ से जाने के बाद अपने विश्वविद्यालय, अपने घर, अपने समाज और देश का नाम रोशन करेंगे। ऐसी शुभकामनाएं और ऐसा विश्वास है हम सबको आप पे। मुझे हेनरी फोर्ड की एक पंक्ति याद आती है, जिसमें उन्होंने कहा था, एक साथ आना एक शुरुआत है, एक साथ रहना प्रगति है, और एक साथ काम करना सफलता है। और जैसा कि हम पिछले कुछ वर्षों से देखते आए हैं कि शुरुआत हुई थी और प्रगति भी हुई, और हाँ, निर्विवाद रूप से हम सफल भी हुए। भाइयों बहनों, एक चीज़ मैं और भी कहना चाहूँगी आप सबको शुभकामनाएं देते हुए, कि हम कुछ भी करते हैं, हमको ये ध्यान रखना होगा कि हम अच्छा करें। इसके लिए अपने सपनों को जियो और अपनी मन की सुनो, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। किसी को गलत सलाह ना रख दें, इसलिए मेरी आपको सलाह है कि आप खुद के प्रति सच्चे रहें। जब आप स्वयं के प्रति सच्चे होंगे, ईमानदार होंगे, तभी आप समाज और देश का भला कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है भाइयों बहनों। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर गुजरना है। हमारे भाइयों बहनों में इसकी क्षमता है, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो मैं आपको उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए, आप अपने घर, परिवार, समाज और देश का नाम रोशन करें, ऐसी शुभकामनाएं देते हुए, विश्वविद्यालय परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। मैं दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि, महान पर्यावरणविद, भारत के जल पुरुष के नाम से विख्यात आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी से सादर अनुरोध करता हूं कि कृपया दीक्षांत उद्बोधन देने की कृपा करें। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के 27वें दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि की अध्यक्षा महामहिम श्रीमती आनंदीबेन पटेल, यहाँ की कुलगुरु श्री वंदना सिंह और यहाँ की उच्च शिक्षा की राज्य मंत्री रंजनी तिवारी जी, यहाँ के कुल सचिव महेंद्र कुमार जी, और आज
जिन स्नातकों को और स्नातकोत्तरों को इस दीक्षांत समारोह में उपाधियां प्रदान की गई हैं और जिन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं, एक तरह से ये शिक्षा कंपटीशन की है, इसलिए मैं जीतने की बात कर रहा हूँ। और जिन्हें आज पीएचडी की निष्णात उपाधि प्राप्त हुई है, उन सबको हृदय से बधाई देता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये भूमि ऋषि मनीषियों की भूमि है। भारत भूमि केवल स्वार्थ की शिक्षा से दुनिया का गुरु नहीं बनी थी। भारत भूमि शुभ की विद्या से दुनिया की गुरु थी। भारत के लोग इस दुनिया को सिखाने के लायक तभी तक थे जब तक वो अपने भगवान को अच्छे से समझते थे। भगवान का मतलब मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे नहीं होते। भगवान का मतलब होता है भय से भूमि, गय से गगन, वैसे वायु, अ से अग्नि और न से नील। इस भगवान शब्द की संरचना जिन मनुष्यों ने की होगी, वो शिक्षार्थी नहीं थे, वो विद्यार्थी थे, वो मनीषी थे। वो भारतीय ज्ञानतंत्र से निष्णात थे। और जब भारतीय ज्ञानतंत्र किसी व्यक्ति को निष्णात बनाता है तो वो लैब में अपने डेटा के कैलकुलेशंस में और इक्वेशंस में अपने को खोता नहीं है। वो उस विद्या को खोजता है जिस विद्या से इस प्रकृति और मानवता का कल्याण होता हो, पोषण होता हो। आज वंदना सिंह जी ने अपने विश्वविद्यालय में श्री अटल बिहारी वाजपेयी ग्रामीण विकास संस्थान की जो स्थापना की है, मैं इस मौके पर बहन जी से कहूँगा कि आपका ये प्रयास यदि इस प्रकृति और मानवता के दोनों के पोषण करने वाली विद्या का केंद्र बनेगा तो ये विश्वविद्यालय इस हिंदुस्तान में एक अलग तरह की चित्र, एक अलग तरह की प्रस्तुति प्रस्तुत कर सकेगा। शिक्षा हमें बहुत लालची बनाती है, लोभी बनाती है। शिक्षा हमारे जीवन को लाभ कमाने के लिए कंपटीशन में धकेलती है। हम रात दिन प्रतियोगिताओं में अपने को ऊपर लाने के लिए लगे रहते हैं और वो लालच और वो लाभ हमें कदाचित गुरु नहीं बनाता। वो हमें शिक्षक तो बना सकता है, पर गुरु वो होता है जो अपने जीवन में लोभ लालच से मुक्ति पाकर अपने राष्ट्र के लिए, अपनी धरती के लिए, अपनी प्रकृति के लिए और उस पर रहने वाली मानवता के लिए कल्याण के काम करता है। इसलिए आज जिन विद्यार्थियों ने ये उपाधि प्राप्त की है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको वो गौरव प्रदान कर सके कि इस उपाधि के बाद आज से वो एक नए दृष्टि के साथ, अपनी नई ऊर्जा के साथ, अपने नए अनुशासन के साथ अपने राष्ट्र के लिए, अपनी धरती और प्रकृति के लिए और मानवता के लिए दोनों को प्यार करना शुरू करें। दोनों का जब आपके मन में जब इनके प्रति प्यार आएगा, इस मानवता और प्रकृति के प्रति बराबर का प्यार होगा, तो आपके दिल में कल सम्मान होगा। और वो जो सम्मान है वो अपने राष्ट्र के लिए, अपनी प्रकृति के लिए, अपनी धरती के लिए कुछ करने की प्रेरणा और ऊर्जा हमारे अंदर प्रदान करेगा। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ये शिक्षा हमारे मानसिक एक्सरसाइज में हमें बहुत तेजी से आगे बढ़ाती है। हमारी मेंटल एक्सरसाइज में हमें बहुत तेजी से हमारी लाइफ के फ्लो को बहुत फास्ट करती है। पर सम्मान के
उस परिक्षेत्र को संकीर्ण करती है जिसमें से हम सबके भले का, सबके बराबर जीवन को बराबर अवसर देने का जो मौका है उसको हमारी मेंटल एक्सरसाइज छीनने लगती है। इसलिए हम इस शिक्षा को विद्या की तरफ कैसे लेके जाए। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि भारत सरकार ने एक अच्छी नई शिक्षा नीति 2020 बनाई है, पर उस शिक्षा नीति को विद्या नीति की तरफ ले जाने की संभावनाएं बहुत है। उसमें अपार संभावनाएं हैं। जो विश्वविद्यालय उस शिक्षा नीति को विद्या नीति की तरफ आगे बढ़ा सकता है, वो विश्वविद्यालय सचमुच इस राष्ट्र को अच्छे इंसान पैदा करने वाला, इस राष्ट्र के हित में काम करने वाला, लोभ लालच से ऊपर उठकर नए विद्यार्थी बनाने का सपना दिखाने वाला होगा। इसलिए मैं इस विश्वविद्यालय से इस दीक्षांत समारोह पर यही कामना करता हूँ, आशा करता हूँ, मैं इच्छा करता हूँ कि ऐसा इस विश्वविद्यालय में हमारी कुलगुरु वंदना बहन के नेतृत्व में यहाँ के शिक्षक गुरु बनने की कोशिश करें। दोस्तों, गुरु वो होता है जो अपने ज्ञान तंत्र से, अपने नॉलेज सिस्टम से जो उसने सीखा है, जो उसके पास ज्ञान है, उस ज्ञान को इस धरती और प्रकृति पर एक्सरसाइज करने लगता है, अभ्यास करने लगता है। वो जो उसका अभ्यास होता है, उस अभ्यास से जब विद्यार्थी देखता और सीखता है तो वे उसके प्रति गुरु का सम्मान अपने आप आने लगता है। पुस्तकों में पढ़ने से जो हम पढ़ते और पढ़ाते हैं वो सम्मान हमें छीन लेता है हमारा विद्यार्थी। इसलिए हमें अपने इस विश्वविद्यालय को हिंदुस्तान का 1 नंबर का विश्वविद्यालय बनना है, सबसे अच्छा विश्वविद्यालय बनना है। तो फिर हमें वो रास्ता ढूंढना होगा कि हमारे इस विश्वविद्यालय के शिक्षक कैसे ज्यादा से ज्यादा अपने विद्यार्थियों को प्यार से और विद्यार्थियों को बराबर अपने स्नेह से पोषित करें। जब एक गुरु अपने विद्यार्थी को प्यार से पोषित करता है तो उसका विद्यार्थी अपने आप जो उसके चारों तरफ परिवेश है, उस परिवेश से सीखने लगता है और वो विद्या का दौर होता है। उस विद्या के दौर में हम कैसे अभ्यासक बनकर सीख सकें। दोस्तों, मैं अपने जीवन की बताता हूँ। मैं तो भारत सरकार में था। जब मैंने भारत सरकार से रिजाइन करके अपने इलाके के लोगों के लिए करने कुछ गया तो तब तक मैं चिकित्सक था, तो मैंने वहाँ वो पूरा इलाका नाइट ब्लाइंडनेस से, रतौंधी से बीमार था। सबको शाम के वक्त दिखता नहीं था और जवान लोग सब गांव छोड़ के शहर चले गए थे, कोई भी गांव में था नहीं। तो जब ये जो कुपोषण के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण ये बीमारी होती है रतौंधी, तो इसको ठीक करने में जरा 8-9 महीने लग जाते हैं। जब बहुत सारे लोग ठीक हो गए तो ज्यादातर जो जिनकी उम्र 75 साल से कम थी वो सब रतौंधी में ठीक हो गए, लेकिन जिनकी उम्र 75 साल से ज्यादा थी उनको ठीक करना मेरे लिए मुश्किल था और वो ज्यादातर ठीक नहीं हुए। उनमें एक 73 साल का एक बूढ़ा आदमी था, उसका नाम था मांगू मीणा। उसने कहा, ओ राजेंद्र, तू काई करे छे? मैंने कहा, काका तुझे दिखे को नहीं छो, अब तुझे दिख में लागो। बोला, मुझे दिखवा से काई फायदा हुआ? किसका फायदा हुआ? जब मुझे नहीं दिखता था तब मेरे गांव के बूढ़े लोग मुझे पानी भर जाते थे, मैं अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ पानी पी लेता था। जिस दिन से मुझे दिखने लगा अब मेरी मटकी में कोई पानी नहीं भरता। 15 किलोमीटर दूर मैं कैसे जाऊंगा 73 साल का बूढ़ा आदमी पानी लेने? मैंने कहा, तो काका काई करूं? बोला, तू ये दवाई और पढ़ाई का काम बंद कर दे। ये लालची लोग हैं ना, इनको इलाज कराना होगा तो जेब से पैसे निकालेंगे, डॉक्टर को दे के दवाई ले आएंगे। तेरे जैसे आदमियों को ये इलाज का आदमी का इलाज नहीं करना चाहिए, ये तो स्वार्थी है, लालची है। तुझे तो उसका इलाज करना चाहिए जिसका कोई इलाज नहीं करता, जिसके पास शब्द नहीं है। मैंने कहा, काका वो कौन छे? बोला, आ धरती माता छे। तू तो आज पानी बरसे छे ना, इसकी माके सूरज चोरी करे छे, तो तू तो सूरज की चोरी रोकवा का काम कर। सूरज को कह दे
कि तू राजस्थान में चोरी मत करे, चोरी करनी है तो बंबई चला जा, वहां समुद्र में से चोरी कर ला जितनी करनी है, अठे मत चोरी कर। तो मैंने कहा काका सूरज सुनेगा कि मेरी? बोला को नहीं सुने, वो किसी की को नहीं सुने। वो जिस दिन इस लालची आदमी की बात सुनने लगेगा उसका भी चरित्र बिगड़ जाएगा, इसलिए वो नहीं सुनता तो अच्छी बात है। अब तू अपनी बुद्धि से और अपनी अकल से कर। तो मैंने कहा मुझे तो ये बुद्धि है ही नहीं, मुझे किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया कि सूरज की चोरी कैसे रोकी जाती है। मैंने कहा इस पर अभी किसी ने PhD नहीं की और मुझे भी नहीं हुई। तो बोला मैं तुझे करवा दूंगा, 2 दिन लगे ला, तेरी 2 दिन में 2 PhD कंप्लीट कर दूंगा। तो दोस्तों इस शिक्षा में 1 दिन में PhD नहीं होती है बहन जी, वो विद्या में हो सकती है। तो उसने मुझे विद्या में मेरी 2 दिन में 2 PhD कैसे की, वो जल्दी से 2 मिनट लगेंगे, मैं समय तो आपका ले रहा हूँ पर मुझे बताना जरूरी लगता है। मेरी 2 दिन में 2 PhD विद्या में ऐसे हुई कि पहले दिन उसने चमड़े के चरस में बैठा के जो 150 फीट गहरे सूखे कुएं थे उनमें उतार दिया और 5 मिनट बाद बाहर निकाल के पूछा, अरे तेने कहीं देखा कुएं में राजेंद्र? मैंने कहा काका ये कुएं में तो सीधी सड़क है। यहाँ जो जियो हाइड्रो साइंस के प्रोफेसर होंगे वो जानते होंगे, उसको जियो हाइड्रो साइंस में कहते हैं कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर, हमारी लोकल भाषा में उसको सड़ बोलते हैं, यहाँ जौनपुर में उसको झील और दरार बोलते होंगे। जहाँ धरती में ऊपर से दरारें होती है ना, वो ऊपर का पानी नीचे जाता है। तो मुझे उसने 25 कुएं दिखाए। कोई यूनिवर्सिटी जब अपने विद्यार्थी को PhD देती है तो केवल 3 प्रोफेसर वैलिडेशन करते हैं उसका, लेकिन मेरे गुरु ने मेरे 25 वैलिडेशन किए एक दिन में। 25 कुओं में नीचे लेके डाला और मुझसे पूछा कि देख तूने धरती का पेट समझ लिया, अरे पानी ऊपर रोकेगा तो नीचे जाओगे को नहीं जाओगे। 25 मेरी PhD के एक दिन में वैलिडेशन करने वाला अनपढ़ किसान मांगू काका, मांगू पटेल, उसने मुझे कहा 25 हुए शाम तक रात तक दिखा के कि देख जठा सीधी सड़क है ना, बता पेड़ कहीं हो छे, तो जहां सीधी सड़क होती है वहां बड़े पेड़ होते हैं और उन पे हरी पत्तियां होती हैं, और जहां अनकन्फाइंड हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर होते हैं वहां पर पेड़ नहीं होते, वहां केवल झाड़ियां होती है और झाड़ियों पर कांटे होते हैं। तो वनस्पति के साथ धरती के अंदर की साइंस, दिस साइंस विद सेंस, ये साइंस कैलकुलेशन और इक्वेशन की साइंस नहीं थी, ये साइंस थी विद द सेंस ऑफ नॉलेज एंड विजडम। तो पहले दिन में मेरी साइंस में हुई बहन जी, अगले दिन की और बता देता हूँ, फिर आपके विद्यार्थियों को सल्यूट करके मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। दूसरी PhD उसने मुझे सुबह जल्दी बुलाया पहाड़ी पे, हमारा अरावली क्षेत्र है, ये अरावली क्षेत्र में ऊपर पहाड़ी पे ले गया और 10-12 औरत और 10-12 आदमी बुढ़े साथ, और जहां वो पहाड़ी पे से तेजी से पानी आता था ऐसे छोटी छोटी टाइट जगह पर, वहां उसने कहा यहाँ तू कॉन्वेक्स डिजाइन का डैम बना दे। कॉन्वेक्स का मतलब होता है उल्टा ऐसे। क्यों बना दे? क्योंकि पानी ऊपर से तेजी से आता है और तेजी के पानी का दबाव पड़ेगा तो उसका जो कंपैक्शन है वो नेचुरली अपने आप हो जाएगा पानी के दबाव में, और वो बांध टूटेगा नहीं। और मेरे सारे बांध, मैंने 14,800 बांध बनाए, सारे के सारे विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ एनी गवर्नमेंट। आई नेवर टेक ए सिंगल पाई फ्रॉम एनी गवर्नमेंट। द ऑल वर्क बाय द कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट। वो सारे के सारे बांध मांगू काका के सिखाए हुए विद्या से आए। तो जहां पर स्टीप स्लोप थे वहां कॉन्वेक्स डिजाइन के डैम, जहां पर जेंटल स्लोप थे वहां सीधे डैम, और जहां नेचुरल डिप्रेशन था, झील थी, वहां कॉनकेव डिजाइन के जौहर बनाने की सलाह उसने दी। दोस्तों बस इतना कहना चाहता हूं कि ये एक दिन की PhD में
मैंने भारत की धरती पर कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इनमें 14 नदियों को रिजुनेट किया जो सूख गई थी, मर गई थी। ये जो विद्या है ये आपको लेनी पड़ती है, और ये जो शिक्षा है वो देता है कोई, देने वाला होता है, तब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन विद्या स्वयं लेनी पड़ती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि ये जो हमारी भारत की नई शिक्षा नीति बनी है ये हमारी विद्या नीति की तरफ गति पाए, और इसकी शुरुआत वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर करे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। हमारी महामहिम बहुत अपने ज्ञान से परिपूर्ण है, वो भी इस बात को यदि उपयोगी समझे तो आज जरूर इस विश्वविद्यालय को आशीर्वाद देके जाएं कि ये अपनी शिक्षा को विद्या में, जिससे सबका शुभ होता हो, शिक्षा हम केवल लाभ के लिए पाते हैं, विद्या शुभ के लिए पाते हैं, जिसमें सबका कल्याण होता है। इसलिए ये शिक्षा हम सबके भले के रास्ते पर आगे बढ़े, ऐसा मेरा निवेदन है। मित्रों, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया उजड़ रही है बेपानी होकर, और जब मैंने पिछले 7-8 सालों में 127 देश देखे हैं जहाँ से लोग बेपानी होकर उजड़ के जाते हैं, और जिन देशों में जाते हैं, ये जो उजड़ने का दौर है ये तीसरे विश्व युद्ध का बुलावा है, और ये तीसरा विश्व युद्ध इस ड्राउट के कारण और फ्लड के कारण होगा, क्योंकि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इस डिस्प्लेसमेंट के कारण जो लोग अपने देश से उजड़ के दूसरे देश में जाते हैं, उन दूसरे देशों में उनको क्लाइमेटिक रिफ्यूजी बोलते हैं। जब भी कोई अफ्रीकन कंट्री से या मिडिल ईस्ट से या सेंट्रल वेस्टर्न एशियन कंट्रीज से लोग जाते हैं, खासकर यूरोप, अमेरिका और कनाडा में, क्योंकि उनके पास अभी पानी के बैंक हैं, वहाँ जाते हैं तो उनको वो कहते हैं। फॉर्चुनेटली अभी इंडियंस को नहीं कहते, अभी हम भारतीयों को क्लाइमेटिक रिफ्यूजी नहीं बोला जाता, क्योंकि अभी हम बेपानी होकर उजड़े नहीं हैं। पर हमारी सरकार इस बात के लिए चिंतित है कि आज हमारा जो धरती का पेट है वो बहुत तेजी से खाली हो रहा है, और यदि धरती का पेट खाली होगा तो फिर हमारा स्वास्थ्य, हमारा जीवन, हमारी जीविका और हमारा जमीन तीनों खतरे में होंगे। इसलिए हम भारत के लोग, हम भारत के विश्वविद्यालय से निकलने वाले विद्यार्थी अपने दीक्षांत समारोह पर यदि ये सोचें कि मैं अपनी धरती माँ को, अपने राष्ट्र की भूमि को पोषित करने के लिए, धरती का पेट पानी से भरने के लिए, और हम कभी भी बेपानी ना हो, और हम कभी भी लाचार, बेकार, बीमार होकर दूसरे देशों की तरह ना उजड़े, उसके लिए संकल्पबद्ध हों और अपने समाज से विद्या ग्रहण करके अपने समाज का गौरव बढ़ाएं। ये जो भारतीय ज्ञान तंत्र है यही भारत को गुरु बना सकता है, और कोई नहीं। भारत को यदि गुरु बनना है तो फिर महात्मा गांधी, विवेकानंद, विनोबा भावे, जो अपनी धरती के साथ अपने मूल ज्ञान से अपने सनातन विकास तो वो भी चाहते थे, लेकिन उनका विकास सनातन विकास था। सनातन का मतलब होता है सदैव नित्य नूतन निर्माण करना, और आज के विकास का मतलब है पहले विस्थापन करना, सबसे पहले ज्ञान का विस्थापन करना, पहले ज्ञान से विस्थापित होना, फिर बिगाड़ और फिर विनाश। इसलिए यदि हम इस भारत के लिए गुरु बनने के सपने देखते हैं तो भारत का स्वावलंबन और भारत का स्वराज भारत के गांवों से होगा। ये विश्वविद्यालय गांवों का विश्वविद्यालय है, इसीलिए आज जो यहाँ एक बड़ा इंस्टीट्यूट शुरू करने का संकल्प हुआ, उस संकल्प में हम पोषण की विद्या का दौर शुरू करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और आज जिनको उपाधि मिली वो सब जरा सोचें अपनी उपाधि लेते हुए कि उनको आगे का रास्ता, जो वंदना बहन 3 संकल्प दिला रही थी,
3 संकल्प दिलाए कि नहीं उन्होंने कि आज हम जो दीक्षा ले रहे हैं इस दीक्षांत समारोह में इन तीनों संकल्पों को पूरा करेंगे। वो संकल्प जब भी पूरे होंगे जब हम अपने जीवन के अनुशासन को, अपने लालच की विमुक्ति से आगे बढ़ने के रास्ते खोजेंगे। इसलिए आज का दिन आगे बढ़ने का दिन है। हम लोग आगे बढ़े, लेकिन ज्ञान के विस्थापन के साथ नहीं, विद्या के विस्थापन के साथ नहीं। हमारी विद्या हमारे साथ रहे और उस विद्या में अनुशासित होकर हम आगे बढ़े। जय हिंद। प्रेरक विचार के लिए बहुत बहुत आभार आदरणीय। और मैं माननीय कुलाधिपति जी, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं कुलपति जी से सादर निवेदन करता हूं कि गतिमान पुस्तक का विमोचन करने की कृपा करें। माननीय कुलाधिपति जी से सादर निवेदन करती हूँ कि आज के कार्यक्रम में अध्यक्षीय संबोधन देने की कृपा करें। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि एवं पीपल्स वर्ल्ड कमीशन ऑन ड्राउट एंड फ्लड, स्वीडन, तरुण भारत संघ राजस्थान के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी, विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर वंदना सिंह जी, कार्य परिषद, विद्या परिषद एवं विश्वविद्यालय के सभी सदस्यगण, अध्यापकगण, आमंत्रित अतिथिगण, इस दीक्षांत समारोह में शामिल हुए प्यारे बच्चे, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां, सभी अभिभावक, प्रिय विद्यार्थियों और देवियों और सज्जनों, पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ गोल्ड मेडल प्राप्त करने के लिए और उज्जवल भविष्य की कामना भी साथ साथ में करती हूँ। खुशी ये बात की है कि आज आपकी डिग्री डिजी लॉकर में रखवा दिया है। अब डिजी लॉकर में सभी डिग्रियां आ गई हैं और इसी वजह से भविष्य में कोई फर्जी डिग्री दे नहीं पाएगा। फर्जी डिग्रियों का ये सिलसिला चलता रहा और इससे मैं बहुत ही दुखी भी हूँ, नाराज भी हूँ। हम भविष्य, स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ चेड़ा कैसे कर सकते हैं? और ऐसे लोग डिग्रियां लेकर कहीं भी जाएंगे तो क्या अपेक्षा करेंगे हम लोग? और इसी वजह से सभी यूनिवर्सिटियों को बाध्य किया गया है कि आपकी सभी डिग्रियां डिजी लॉकर में होना चाहिए और आगे जाकर आपकी जो अंक तालिका है वो भी डिजी लॉकर में आ जाएगी, जिसकी वजह से कोई अंक में चेंज नहीं कर सकेगा। जो बच्चे लगातार मेहनत करते रहते हैं उनको हम कितना अन्याय कर रहे हैं। और ये कोई ऐसे वैसे लोग नहीं करते हैं, तो पढ़े लिखे टेक्नोलॉजी वाले। क्या ये टेक्नोलॉजी इसके लिए है? और इसी वजह से मैं सबको, जो ये यूनिवर्सिटी है या तो कॉलेज, ये सभी को मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि आप सबका ये दायित्व है फेयर परिणाम, फेयर प्रवेश
ये होना ही चाहिए और ये हमारा दायित्व है मित्रों। इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए मित्रों। आज 73% लड़कियों को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है और 27%, अब मैं वही बोलूंगी, सबको पता चल गया 27% किसको मिला है मित्रों। और ये लगा था 4-5 साल से मैं देख रही हूँ कि इसमें कोई चेंज नहीं होता है। यूनिवर्सिटी के साथ 573 महाविद्यालय जुड़े हुए हैं और 3.5 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। अभी इसमें भी मुझे कहना है, कई हमारे चुने हुए लोग मुझे मिलते हैं तब ये विषय मेरे सामने रखते हैं। यूनिवर्सिटी तो है, कॉलेज भी है, लेकिन अध्यापक समय पे लेक्चर नहीं लेते हैं। क्या ऐसा ही है? हमारा काम है समय पे आकर लेक्चर तो लेना ही है, साथ साथ में जितनी प्रवृत्तियां हम लोगों ने तय की है ये सभी प्रवृत्तियां इधर होनी ही चाहिए। हम जब सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तब सब सिर्फ डिग्री नहीं देनी है मित्रों। आप देखिए आपका कैंपस, और राजेंद्र सिंह ने बहुत अच्छी बात की मित्रों, धरती माँ को बचाओ। पानी नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, इसके लिए प्रयास होना चाहिए। भारत सरकार तो अपने तरीके से काम कर रही है और सभी जनपदों में पूरे भारत में अमृत तालाब बनाने के लिए काम शुरू किया है। और मैं जहां भी जनपद में जाती हूँ वहां अमृत सरोवर कैसे बने हैं वो देखने के लिए जाती हूँ। तब मैं वहां के डीएम को अभिनंदन करती हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा अमृत तालाब बनाया है, जब बारिश का पानी और इसका उपयोग आसपास के काम कर रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं, जो 24 घंटे पेड़ पौधों को पानी मिलता रहता है, वहां से पानी का स्तर ऊपर आ रहा है। तो 75 तो कह दिया कि हर डिस्ट्रिक्ट में 75 तालाब बनना चाहिए। और मैं सभी यूनिवर्सिटी को भी ये कहती हूँ कि आपकी यूनिवर्सिटी में भी ऐसा अमृत तालाब क्यों नहीं बनता है, मुझे बताइए। 200-250 एकड़ जमीन सभी यूनिवर्सिटी के पास है मित्रों, लेकिन इसकी ओर हम लोगों ने नहीं देखा कि हमारा काम नहीं। पेड़, आप कहोगे कि पानी कहां से आएगा। एक प्राइमरी स्कूल, सिर्फ प्राइमरी स्कूल के बच्चे, पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा के बच्चे, वे लोगों ने तय किया, वहां के टीचर 3-4 टीचर, लेकिन संकल्प किया कि हमारे स्कूल में कम से कम 500 वृक्ष उगाना है और एक जंगल करना है। बीच में स्कूल दिखाई नहीं पड़नी चाहिए, बस जंगल 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 होना चाहिए। तो बच्चों ने विरोध किया मतलब ये कहा कि मैडम पानी कहाँ से लाएंगे, क्योंकि हमारे आसपास कोई नदी भी नहीं है, तालाब भी नहीं है, कुआं भी नहीं है, मार्ग कैसे निकाला। टीचर ने ये सोचा और जितने बच्चे थे इतनी बोतल लेकर आया, खाली बोतल लेकर आया। सभी बच्चों को एक एक बोतल दे दी और कहा घर से पानी लाओ। फिर बच्चों ने कहा घर में पीने का पानी नहीं है तो रोज एक कैसे पानी लाएंगे। तो टीचर ने समझाया कि घर का पानी नहीं लाना है, लेकिन जब हम सुबह में नाश्ता करते हैं, दोपहर को लंच करते हैं, और हमारी माँ ये जो बर्तन है बर्तन को साफ करती है पानी से, वो पानी वो स्ट्रीट में मोहल्ले में फेंकती है
और गंदी होती है, माँ की मच्छर पैदा होते हैं। तो आपको माँ को इतना ही कहना है कि ये जो पानी है जिसमें थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा भी होगा, कहीं सब्जी का कुछ टुकड़ा भी होगा, तो एक खाद वाला बॉटल है, ये पानी आपकी बोतल में लाना है और एक एक सबको एक एक पौधा बता दिया कि ये आपका है, ये आपका है, सबका नाम लिख दिया। जब बच्चे 10 बजे स्कूल में पहुंचे तो वहां जाकर वो पानी इसमें डालते हैं और वहां ही बोतल रखते हैं और शाम को जब वापस जाते हैं तो वो बोतल लेकर घर पर जाते हैं और माँ जब ये सब साफ करती है तब बोतल भर कर रखती है। हो गया 500 पेड़। संकल्प तो यही करना है। आप सोचिए, आपकी यूनिवर्सिटी में 3.5 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत है। यदि एक एक विद्यार्थी एक एक पौधा लगाए और पानी का प्रबंध इसी तरह करे भाई, तो क्या हम 3 लाख से ज्यादा पेड़ तैयार नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बोलने में होना चाहिए कि करने में भी दिखाई पड़ना चाहिए उसे। तो विद्या देवी जो बात करी ना, ये विद्या देवी है, ये विद्या देवी। और मैं अपेक्षा करती हूँ मित्र आप सबके से, इतना बड़ा जंगल मात्र बिल्डिंग का जंगल है, बिल्डिंग के जंगल है, ईंट और सीमेंट जंगल बनाए हैं, कहीं भी पेड़ दिखाई नहीं पड़ते। प्रयास करिए मित्र, प्रयास करना चाहिए। और मैं चाहती हूं कि जब वंदना सिंह इधर आई है तब सबसे पहले प्रायोरिटी इसको दे कि ये करना चाहिए। अध्यापक इसमें सम्मिलित हो और जब कॉलेज शुरू हो, यूनिवर्सिटी में बच्चे आए, तब सबसे पहले इसको प्रणाम करे, पेड़ को पानी दे और फिर अपने अपने क्लास में जाए। प्रयास करोगे तो सब कुछ होगा मित्रों। यदि प्रयास ही नहीं करेंगे तो परिणाम कहां से मिलेगा? क्या हमारे प्रधानमंत्री बोलते रहेंगे कि ये करो, ये करो, ये करो? क्या इधर आकर बोले, इधर आकर आपको संकल्प कराए? देखिए, जब हम लोगों ने ये संकल्प किया टीबी वाले पेशेंट लेना है तो लिया सब लोगों ने, अच्छे तरह से काम कर भी रहे हैं। जब यूनिवर्सिटियों को ये कहा गया कि आपका तो बाहर निकलना है मित्रों और आंगनवाड़ी तक पहुंचना है, तो आप पहुंचे आंगनवाड़ी तक और वहां बच्चों को खेलने के लिए, बैठने के लिए, लिखने के लिए अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों ने खरीद की और आज इधर से बच्चों को दिलाई मित्रों से। ये काम हमें करना है। ये बच्चे गरीब के बच्चे हैं, गरीबाई दूर करनी है तो कुछ तो सिखाना पड़ेगा ना अच्छी तरह से बच्चों को। फिर आगे जाकर उनको जो चाहे वो बन सकते हैं, लेकिन पढ़ाई जो उसका मूलभूत अधिकार है वो तो उसको मिलना चाहिए। हम तो पढ़कर यूनिवर्सिटी में आ गए, सर्टिफिकेट मिल गया, तो हमारा दायित्व पूरा नहीं होता है, अभी शुरू होता है। और आज आप सबके प्रयासों से, कॉलेज के प्रयासों से, यूनिवर्सिटी के प्रयासों से 8,000 आंगनवाड़ी तक 40,000 30,000 को खर्च करके आंगनवाड़ी को समृद्ध बनाया है और इसमें बच्चे बढ़े हैं, बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं अच्छी तरह से। चेयर में बैठना किसको नहीं पसंद? आपको भी पसंद है, चेयर नहीं मिलेगी तो आप भी धक्का मुक्का करते हैं। तो गरीब के बच्चे, उनको भी बैठना है, नीचे नहीं। तो एक काम हो सकता है तो वो काम भी हो सकता है। अभी राज्य सरकार ने 35 करोड़ के कितने पौधा रोपे, इसमें हमारा भी दायित्व होना चाहिए मित्रों। और हर साल ये हम करते रहेंगे
तो परिणाम अवश्य मिलेगा मित्रों। पेड़ ऐसे बड़े बड़े होने चाहिए जो हम गुरुकुल बोलते थे, ये गुरुकुल में वही था, बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ते थे। ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंग नहीं, हर एक भवन अलग, हमारे लिए वो भवन अलग। ये अलगता बाद हम लोगों ने खड़ा कर दिया है यूनिवर्सिटियों में। मैं एक दो बातें और कहना चाहूंगी आपको मित्रों। कल एक गांव की 108 महिलाएं, मैंने कहा ना कि संकल्प करो तो परिणाम मिलता है। 108 महिलाएं बाराबंकी के चैनपुरा गांव, वहां के रिटायर्ड डीजी थे, रिटायर्ड, उन्होंने काम शुरू किया। रिटायर्ड होने के बाद हो सकता है, लेकिन जब हम सर्विस में होते हैं तब ऐसे काम नहीं होते। उन्होंने एक सर्वे किया पूरे जनपद में, और सर्वे करने के बाद ये पता लगाया कौन सा गांव है जो सबसे ज्यादा दारू बनाता है, सबसे ज्यादा दारू बनाता है। तो इसमें ये गांव आया चैनपुरा। उन्होंने छुड़ाने का काम शुरू किया, लेकिन कौन छोड़ता है? जब तक उसकी इनकम जनरेट नहीं होती है तब तक वो दारू बनाना नहीं छोड़ते, और बनाते तो पीते रहेंगे वहां। उन्होंने प्रयास किया, और प्रयास 3 साल से वो करते रहे, और ये सभी महिलाओं ने दारू बनाना बंद कर दिया। पूरा गांव में अब 1 लीटर दारू नहीं बनता है। इसके सामने उसने क्या किया, तो दिए बनाना उसको बता दिया, अचार बनाने का सिखा दिया, मध हनी बनाना सिखा दिया, और प्रयास करके बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में ये सब कुछ ये लोगों ने तैयार करवाया बच्चों को, महिलाओं को। फिर जो साड़ियाँ वगैरह है उनको भी गूंथना या तो वो करना, ये सब कुछ सिखाया। और सिखाने के बाद व्यापारियों के साथ बैठकर महिलाओं को ये काम मिले, इसके लिए उसने प्रयास किया। तो एक एक महिला को महीने में 3-4 हजार रुपया वो कमाने लगे मित्रों। तो ऑटोमेटिक दारू बनना बंद हो गया। और इसी वजह से हम लोगों ने भी ये कहा यूनिवर्सिटियों को कि आपको 5 गांव गोद लेना है, परिवर्तन कीजिए गांव में जाकर। और आज मुझे खुशी हुई कि हमारे कई युवा लड़के लड़कियां ने वहां जाकर, गांव में जाकर पढ़ाने का काम शुरू किया है मित्रों। बहुत अच्छी बात है। एक लड़का एक बच्चे को पकड़ता है और उसको उंगली पकड़कर सिखाता है, तो उसका भविष्य तो संवार जाता है मित्रों। और ये काम आपने किया, इसी वजह से बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ मित्रों। ये करना चाहिए ऐसा काम, लेकिन इसमें और बढ़ोतरी होनी चाहिए, संख्या बढ़नी चाहिए। यदि संख्या बढ़ेगी गांव में जाकर तो गांव में बदलाव जरूर आएगा मित्रों। लेकिन मूलभूत समस्या क्या है, ये मूलभूत समस्या को हमें पकड़ना पड़ेगा। और ये समस्या जब दूर होगी तब आप जो निश्चित किया है परिणाम, के परिणाम मिलना चाहिए, तो परिणाम अवश्य मिलेगा मित्रों। चुने हुए जनप्रतिनिधि, चुने हुए जनप्रतिनिधि अपेक्षा करते हैं अधिकारियों के पास, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। मैं भी चुनी हुई हूँ मित्रों 20 साल। अभी हमारे एक मंत्री ने मुझे पूछा कि मैं 600 गरीब बच्चे, झुपड़पट्टी वाले बच्चों को आकर राजभवन में लेकर आऊं।
मैंने कहा राजभवन आपका ही, आइए। और एक एक घर में जाकर, एक एक घर जाकर सर्वे किया, बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या उनकी समस्या है, इस सबका सर्वे उसने किया। कपड़े नहीं थे तो बाजार में घुमाया बच्चों को और कहा कि आपको जो खरीदना है वो खरीद लो। फिर राजभवन में आए, राजभवन में भोजन करवाया मित्रों सब बच्चों को, और वहां कई गेम्स वगैरह वगैरह वे लोगों ने किया। झूपड़पट्टी के बच्चे, वहां की महिलाओं को एसएचजी ग्रुप में शामिल किया कि आप सीखो और आगे बढ़ो। अब ये चेंज होगा मित्रों, शुरुआत हुई है तो चेंज जरूर होगा। हमें कहते हैं कि झूपड़पट्टी वाले हैं वहां मत जाइए, लेकिन झूपड़पट्टी क्यों बनी है पता है आपको? और इसी वजह से प्रधानमंत्री जी घर दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, वैसे नहीं वहां रहते हैं। तो जितनी समस्याएं भारत की है, ये सभी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास हो रहा है, लेकिन 5 साल, 10 साल, 20 साल तक प्रयास करते रहना है। 140 करोड़ की आबादी है मित्रों हमारी, 140 करोड़ की आबादी। यदि हर समस्या में हम लग जाए तो 5-7 साल में हम भारत को बदल सकते हैं। हरियाली भी ला सकते हैं, पानी भी बचा सकते हैं, स्तर ऊपर भी ला सकते हैं, प्रदूषण कम कर सकते हैं, गर्मी का प्रकोप कम होगा, इससे अनियमित जो बारिश हो रही है बदलाव आएगा इसमें मित्रों। लेकिन सालों तक हम लोगों ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, और इसी वजह से आज एक काम करने का दायित्व हमारे पर आया है मित्रों, तो ये करना चाहिए। और मैं अपेक्षा करती हूँ हमारी डीसी के पास, और मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन मैंने ये देखा है कि जहाँ महिलाएं होती है ना, वह जरा अच्छा काम होता है। अच्छा काम होता है। ये इधर बैठे हैं सब, माफी मांगती हूँ आप सबकी, लेकिन मेरा ये अनुभव रहा है। चाहे मैं गुजरात में काम करती थी, आपके यहाँ काम करती थी, मैं जब आई तब मेरे पता चला कि एक भी महिला वीसी नहीं है। देखिए, पढ़ाती है, काम करती है, लेकिन वीसी के रूप में वो काम नहीं कर सकती। वाह, कैसे है सर? मुख्यमंत्री के रूप में काम कर सकती है तो वीसी के रूप में काम नहीं कर सकती। और इसी वजह से आज उत्तर प्रदेश में 9 यूनिवर्सिटियों में महिला वीसी है। अच्छा काम कर रहे हैं। एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो मैनेजर, जनरल मैनेजर मुझे मिलने के लिए आई, उसने भी वो ही कहा कि देखिए मैं जनरल मैनेजर बनी हूँ और कृषि विजिट के लिए आपके पास आई हूँ, लेकिन मेरे आसपास जो काम कर रहे हैं ना उसको ये ऐसे करते हैं कि ये क्या बन गई, ये कैसे बन गई। अरे भाई, महिलाओं में ताकत है, करना है अच्छा, और कर भी रही है। मौका जब मिलता है महिलाओं को तो अच्छा काम करते हैं। मैंने 1-2 बेटियों के साथ मैंने बात की कि आप रिसर्च में ध्यान दीजिए, आप रिसर्च में ध्यान दीजिए। हम सबसे ज्यादा रिसर्च में ही पीछे है। यूनिवर्सिटी नहीं, पूरा प्रदेश, पूरा भारत, चाहे हेल्थ का हो, चाहे प्रदूषण का हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे आईटी का हो, चाहे एग्रीकल्चर का हो, जब तक हम रिसर्च नहीं करेंगे। और हमारे बड़बाओं ने जो काम किया था, लेकिन पेटेंट ही नहीं की,
और इसी वजह से आज पूरी दुनिया ये हमने शोध की, ये हमने शोध की, तो मानना पड़ता है भाई है, लेकिन हमें बोलते हैं क्या ठीक किया। अब मुझे बताओ, हमारे गणपति जी क्या है? शरीर है और ऊपर बोला ना गणपति जी का क्या है? ऊपर हाथी का सिंह। तो ये माइक्रो सर्जरी नहीं है कि नहीं है माइक्रो सर्जरी? तो कितने सालों पहले हमारे ये साधु संतों ने ये लिखा हुआ है कि माइक्रो सर्जरी शक्य है और करके दिखाई है। तो ये माइक्रो सर्जरी है। लेकिन आज ये पढ़ते हैं कि ये देश में ये माइक्रो सर्जरी शुरू हुई, ये देश में ये हुआ। अरे पहले तो हमारे यहाँ ये शुरू हुआ है मित्रों, लेकिन हमारे पास कोई पेटेंट नहीं थी, हमारे पास वो नहीं था, हम पढ़ते नहीं थे हमारे वेद पुराण सब ग्रंथों, तो हमें पता नहीं था मित्रों। जीरो की शोध किसने की? शून्य की शोध भारत ने की। सही है कि नहीं है? और जब तक जीरो की शोध नहीं हुई तब तक मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में आगे नहीं बढ़ पाए हम लोग। पूरा विश्व को पता चला कि ये जीरो, और इसी वजह से पूरा कैलकुलेशन वगैरह वगैरह शुरू हुआ। और आज भारत को ये नहीं कहते कि हम जीरो ढूंढने वाले लोग हैं। तो ऐसे कई काम भारत ने किए हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि पेटेंट नहीं होने की वजह से हमें नहीं कह सकते। माता के गर्भ में बच्चा सुन सकता है, प्रेरणा ले सकता है, सब कुछ करता है, जीवित है बच्चे। लेकिन हमारे पास नॉलेज नहीं था उसी समय। लेकिन हमारे साधु संतों को ये पता था, और वे लोगों ने लिखा है कि माता के गर्भ में भी बच्चा जीवित है और सब कुछ सीख सकता है और सीखता है। लेकिन प्रयोग किसने किया? जर्मनी ने। प्रयोग किसने किया? जर्मनी ने। पता कैसे चला? महाभारत से। महाभारत से भी जब अभिमन्यु माता के गर्भ में था तब भगवान कृष्ण ने उसको कोठा युद्ध सिखाने का प्रयास किया, और लास्ट कोठा युद्ध सिखाते थे तब उसका जन्म हो गया और वो नहीं सिखा पाया। और आप सबको पता है कि कोठा युद्ध में ही उसकी मृत्यु हुई लड़ते लड़ते। ये क्या था कि माता के गर्भ में भी शिक्षा दी सकती, संस्कार दिए जाते हैं, संगीत का ज्ञान दिया जाता है। लेकिन हुआ जर्मनी में, वही लोगों ने प्रयोग किया। और जब मैं जर्मनी में गई और मैंने स्कूल्स वगैरह वगैरह देखा, वह गर्भवती माता को प्रवेश मिलता है, बच्चे को नहीं, क्योंकि उनको पता है कि गर्भवती माता को हम प्रवेश देंगे और ये सब कुछ सिखाएंगे, हेल्थ के बारे में, उसके बारे में सब कुछ। तो अच्छे बच्चे, होनहार बच्चे, संस्कारी बच्चे, राष्ट्र निर्माण करने वाले बच्चे पैदा होंगे। तब मैंने पूछा था उनको कि प्रवेश कितनी उम्र के बच्चों को देते हैं? तब उन्होंने कहा कि ये मेरे को बच्चों को नहीं देते, हम माता को देते हैं। है हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन हम प्रयोग तो करें कम से कम। ऐसे हमारी बच्चियों को शिक्षा दे कि सगर्भावस्था में भी अपने बच्चों को ध्यान दें, अपने बच्चों को ध्यान दें। तो ये काम यूनिवर्सिटी, और मैं बार बार कहती हूँ, गर्भ संस्कार का कोर्स आपके यहाँ होना चाहिए। और शायद निर्मला जी ने गर्भ संस्कार का एक कोर्स मुझे बताया था, मित्रों, क्या शुरू हुआ? ये करना चाहिए मित्रों। इसी तरह मानवीय जीवन में या पशुपालन हो, कोई भी, ये सब में ये होता है। और इसी वजह से अनुसंधान पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एमओई तो हुआ मित्रों, गतिविधियां होनी चाहिए।
एमओयू करके बंद नहीं कि हम लोगों ने इतने एमओयू किए, इतनी एमओयू किए, लेकिन गतिविधियां होनी चाहिए, प्रवृत्तियां होनी चाहिए, आदान प्रदान होना चाहिए। वहाँ यूनिवर्सिटी में जाना, वहाँ के स्टूडेंट इधर आए, सीखे हमारी संस्कृति। G20 क्यों हुआ? G20 सम्मेलनों में कितने विषय, कितना ज्ञान लेकर लोग गए अपने अपने देशों में। ये सब वैसे नहीं होता है। तो ये काम प्रधानमंत्री श्री कई काम कर रहे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग यूनिवर्सिटी और आसपास के जो कॉलेजेस, वो आचार्यों को भी कहना चाहती हूँ, समय पे प्रैक्टिकल नहीं लेना, प्रैक्टिकल का अंक समय पे यूनिवर्सिटी में भेजना नहीं, जांच, आंसर बुक की जांच समय पे नहीं करना, और पूरा रिजल्ट यूनिवर्सिटी में समय पे भेजना चाहिए, वो नहीं होता है। और इसी वजह से दीक्षांत समारोह कहीं दिसंबर में है, कहीं जनवरी में हो रहा है। 6 महीने 8 महीने जाने के बाद दीक्षांत समारोह होता है। अभी कई कंपनियां ऐड देती है, अब किसी का मई महीना में ऐड आया, किसी का जून महीना में ऐड आया, लेकिन डिग्री नहीं मिली है बच्चों को, तो कैसे उसको जॉब मिलेगी? उस 1 साल उसका बीत जाएगा इसमें से। ये सिंसियरली हमें सोचना पड़ेगा सब कुछ। और मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट ईयर जून या जुलाई में दीक्षांत समारोह का आयोजन होगा, ध्यान रखिएगा। विद्यार्थियों भी परेशान करते हैं, आप लोग भी परेशान करते हो। जब आती है कि प्रवेश के लिए ओपन कर दिया है तो आप प्रवेश ले लीजिए, फॉर्म भर दीजिए, वो कर दीजिए, वो कर दीजिए। तब अब मैं नहीं भर सका तो ये करो, 1 वीक आगे बढ़ाओ, 1 वीक आगे बढ़ाओ। कहाँ घूमते हो सब लोग? ध्यान तो रखना चाहिए, आपके जीवन के लिए है मित्रों। और इसी वजह से मैं कभी कभी वीसी को कहती क्यों ओपन करते हो, नेक्स्ट ईयर भरेंगे, 1 साल चली जाएगी तो पता चलेगा। आप बार बार इसमें कुछ न कुछ आगे बढ़ाते रहो तो वही स्थिति यूनिवर्सिटी बनेगी कि समय पर प्रवेश भी नहीं होगा, रिजल्ट भी नहीं आएगा, दीक्षांत समारोह भी नहीं होगा। तो सबको तालमेल से, चाहे कॉलेज का अध्यापक हो, चाहे कॉलेज के प्रिंसिपल हो, यूनिवर्सिटी के कर्ता हर्ता हो, सबको मिलकर जो तारीख तय की है, तारीख में जो समय निश्चित कर, इसमें ही सब रिजल्ट देना पड़ेगा आप लोगों को। आज आप सब लोगों ने देखा डिग्री आ गई आपकी, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकेगा मित्रों, कोई चेंज नहीं कर सकता। आप कहीं भी, आपके पेरेंट्स मुंबई में रहते हो या तो यूएसए रहते हो, वो देख पाएंगे, ले पाएंगे आपकी डिग्री। ये सुविधा उपलब्ध कराई है मित्रों। अब टेक्नोलॉजी है मित्रों, टेक्नोलॉजी का उपयोग तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और जितनी टेक्नोलॉजी का हम उपयोग कर रहे हैं, इसमें जो हमारे स्टूडेंट हैं, मास्टर डिग्री में पढ़ते हैं, उनका भी उपयोग करो, उनको भी शामिल करो। बेटा ये कर दो, ये जरा हमें मदद करो इसमें। उसको अलिप्त नहीं रखना चाहिए यूनिवर्सिटी से, उनका भी उपयोग करना चाहिए। मैंने देखा है कि जहां बच्चा का उपयोग हुआ है, वहां जो आंदोलन चलते हैं ना, ये करो, ये करो, ये कम हो गया, क्योंकि उनको पता चलता है कि काम कैसे होता है। तो सक्रिय भागीदारी बच्चों की भी इसमें होनी चाहिए। अंत में मैं एक कहूंगी कि आप आगे बढ़ते रहिए, देश सेवा करते रहिए, लेकिन पैसे कमाते भी रहिए, तो ही देश सेवा होगी। हाँ, वो तो पहला है, खाना पीना तो चाहिए ना हमें, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि मैं करोड़पति बन जाऊं, मैं अवधोपति बन जाऊं, ये नहीं भाई। ऐसे सोच समझकर आपका जीवन बनाइए, और हो सके इतना देश आगे बढ़े, इसके लिए एक व्यक्ति आगे बढ़ती है ना तो देश आगे बढ़ता है। यूनिवर्सिटी को ध्यान में रखिए, ये हमारी मातृ संस्था है,
आपको पूरा प्रयास किया है, अध्यापकों ने, आपके माता पिता ने आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है। हम न माता पिता को भूले, न हमारे अध्यापक को भूले, न हमारी यूनिवर्सिटी को भूले, सबको साथ में लेकर आगे बढ़ना है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं माननीय कुलाधिपति जी से सादर निवेदन करती हूँ कि दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करने की कृपा करें। दूसरी पूर्वांचल विश्वविद्यालय के 27वें दीक्षांत समारोह का समापन की घोषणा करती हूँ। सादर अवगत कराना है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के लिए राजभवन को 100 प्रति कापी, 100 प्रति पेंसिल और 100 प्रति रबड़ प्रस्तुत कर रहा है। सूचनार्थ प्रस्तुत है। कार्यक्रम स्थल पर सभी महानुभावों से अनुरोध है, कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान के लिए तैयार हों। विद्यार्थी राष्ट्रगान प्रस्तुत करें। जय गणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। अब शोभा यात्रा की वापसी उलट क्रम होगी। माननीय कुलाधिपति जी सबसे आगे होगी अग्रपंक्ति में, इसके बाद क्रमानुसार। और सभी से निवेदन है, कृपया अपनी सीट पर ही रहें, अभी रास्ते में मत जाएं।